सभी का सर्वप्रथम आभार कि आपने समय निकाला, सम्मान दिया, उत्साहवर्धन किया। और उससे पहले आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। मैं बहुजन समाज में जन्मे अपने समस्त महानायकों, वीरांगनाओं, महापुरुषों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, जिस उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं, उस उद्देश्य को आपके समक्ष रखता हूं, जिसकी लड़ाई तथागत बुद्ध से, जो हम जानते हैं, आप जानते हैं, शुरू हुई। और उस लड़ाई को लगातार हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों, गुरुओं ने लड़ने का काम किया। पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, अयंकाली, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मानव साहब, काशीराम, बीपी मंडल, तमाम महानायकों ने इस लड़ाई को लड़ा और अपनी कुर्बानी दी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी राज करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या, स्वयं उनकी हत्या कर दी गई। और वो हत्या उस समय की गई जब वो इसी तरह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हत्या करने वाले और करवाने वाले लोग कौन थे? उस समय सत्ता में वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या करवाई? कौन लोग थे जो उनसे डरते थे? और हत्या, गोली मारने भर से उनको शांति नहीं मिली। उनको जब प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा, तो पानी तक उनको नहीं नसीब होने दिया गया अपने अंतिम क्षणों में। तो ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हमारे उन लोगों को, जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया, जिन्होंने समाज की आवाज बनने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया, या तो उन लोगों को मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। कामरेज चंद्रशेखर उर्फ चंदू, इनको 32 गोलियां मारी। अगर हम ये गिनने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। ये ऐसे कितने हमारे नायक थे जिनके साथ अत्याचार हुआ, इनकी या तो हत्या कर दी गई या जेल में डाल दिया गया। ताजे उदाहरण के रूप में हम देखें तो वही जुर्म, वही ज्यादती आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ हो रही है। और उस शख्स को सिर्फ और सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि वो उनके सामने झुका नहीं। उसने उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। बाबा साहब और कर्पूरी ठाकुर की जो परंपरा थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो भी लोग ऐसे आगे आएंगे उनके साथ ये होगा। और गोलियों की घटना में हम ज्यादा पीछे न जाएं तो अभी युवा शहरों में आप सब जानते हैं जो भीम आर्मी के मुखिया है चंद्रशेखर भाई, क्या उनके साथ ये नहीं किया गया? उनको भी गोली मारी गई, लेकिन वो समझिए, सौभाग्य समझिए या समाज की दुआओं का असर समझिए कि वो आज सुरक्षित है। तो जो भी लोग आपके लिए लड़ने का प्रयास करेंगे उनको पहले बदनाम किया जाएगा, काम नहीं चलेगा तो मारने का प्रयास किया जाएगा, नहीं मार पाएंगे तो फर्जी केसों में फंसा दिया जाएगा। यही हो रहा है। तो आज का वक्त यह है कि हम इन साजिशों को समझें, और साजिशों को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को समझें। खुद को समझने के लिए हमें अपने अंदर से एक छोटी सी जो बीमारी है उसको दूर करना है। बहुत मेहनत नहीं करनी। एक छोटी सी बीमारी है जिसको हम जाति कहते हैं, जिसपे हमारे तमाम नौजवान भाई प्राउड फील करते हैं
द ग्रेट ये द ग्रेट वो के नाम से पोस्टर बना करके आजकल तो सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है। तो अगर हम इस बीमारी को दूर कर दें, जाति के नाम पर आप जब तक प्राउड फील करते हैं उतनी समस्या नहीं है, लेकिन जब आप जाति के नाम पर ये मान के बैठ जाते हैं कि मेरी जाति, मेरा समाज या मैं फला समाज फला जाति से श्रेष्ठ हूं, ऊंचा हूं, समस्या वहां से खड़ी होती है। ये छोटी सी जो बीमारी है, जो पूरे शरीर में अगर हम एक्सरे भी कराएं तब भी पता नहीं चलता ये कहां पर है, लेकिन ये होती है सिर्फ इस जगह पर, यहां छुपी रहती है। इसको हम निकालें पहले, और जब हम ये बीमारी निकाल देंगे तब जाकर के हमारी जो लड़ाई है उसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जब हम अपने अंदर से ये भेद, जाति पात का, श्रेष्ठ निम्न का, ऊंच नीच का, छुआछूत का, ये मिटा देंगे, तभी हम संगठित होकर के एक साथ बैठ पाएंगे। और जब हम एक साथ बैठेंगे तो हम समस्याओं पर खुल करके मंथन करेंगे। मंथन करेंगे तो रास्ता भी निकलेगा, और उस समस्या के समाधान के लिए हम साझा संघर्ष करेंगे। तभी संभव है जब हम इस बीमारी को हटा करके एक साथ बैठे। तो इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, यही अपील है, यही विनती है कि जात भेद को छोड़ दो और मनुवाद को तोड़ दो। जात भेद को छोड़ दो और मनुवाद को तोड़ दो। मनुवाद को तोड़ने के लिए जात भेद को छोड़ना बहुत जरूरी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है। उन्होंने हमें यही सबसे पहला संदेश दिया था। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले इस व्यवस्था, इस बीमारी से निकलें और संगठित हों। उसके बाद हमारी जो लड़ाई है हम लड़ पाएंगे। और वो लड़ाई है संसाधनों में हिस्सेदारी की, नौकरियों में हिस्सेदारी की, व्यवसाय में हिस्सेदारी की, सत्ता में हिस्सेदारी की, जमीनों में हिस्सेदारी की। देश में हमारी आबादी ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन समाज जिसको कहते हैं, इस बहुजन समाज की आबादी 90% है। लेकिन व्यवस्था में हमारी भागीदारी कितनी है? कितने डीएम, एसपी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं? थानों की बात करें तो कितने दरोगा हमारे, केंद्रीय सचिवालय में कितने सचिव हमारे हैं, या सीएमओ ऑफिस में कितने सचिव हमारे। मैं इन जगहों की बात इसलिए कर रहा हूं। जिले की अगर बात करें तो जिलाधिकारी जिले का मालिक होता है। हमारे 10,000 सिपाही भी एक डीएम का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके हाथ में पावर होती है। तो अब वक्त यह है कि हम उन जगहों पर पहुंचने के लिए अपना संघर्ष शुरू करें जहां से नीतियां बनती हैं और लागू होती हैं, जहां से आदेश पारित होता है और उस पर अमल किया जाता है। उसको लेकर के हमारा संघर्ष होना चाहिए। और ये संभव तभी है जब सबसे पहले देश के अंदर, जिस तरह पिछले महीने बिहार में जातिवार जनगणना हुई, जातियों के आंकड़े आए, जातियों के आंकड़ों के साथ में आर्थिक आंकड़े आए, जमीनों के आंकड़े आए, नौकरियों के आंकड़े आए, और उन आंकड़ों के आधार पर बिहार की सरकार ने ओबीसी, एससी, एसटी तीनों के रिजर्वेशन को बढ़ाने का काम किया। अगर वो आंकड़े नहीं होते तो सरकार नहीं बढ़ा पाती। ओबीसी आरक्षण की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और 2-4 राज्यों को छोड़ दीजिए तो पूरे भारत में
कहीं भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है, पूरे भारत में 2-4 राज्यों को छोड़ करके। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश देख लीजिए, 14% मिलता है, छत्तीसगढ़ में 13% मिलता है, बगल के राज्य राजस्थान में 21% मात्र मिलता है। जबकि मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी वो ये कतई नहीं थी कि ओबीसी को 27% ही रिजर्वेशन दिया जाए। उस सिफारिश को समझने की जरूरत है। मंडल कमीशन ने कहा था 1967 के अंदर मैसूर में एक केस हुआ था एम बालाजी के नाम से, आप लोग जानते होंगे। वो केस जब कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने एक क्राइटेरिया, एक सीमा तय कर दी थी कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। तो मंडल कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो उसमें इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि हमारी मजबूरी है, हमें जो कोर्ट का निर्णय है उसका ध्यान रखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि एससी और एसटी को देने के बाद जो रिजर्वेशन बचता है 27.5, उसमें से 27% हमें दे दिया जाए। और इतना ही नहीं, इसके बाद सरकार जब अगली सेंसस का समय आता है तो जातियों की गिनती करवाए और जाति जनगणना करवा करके जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी हमारी सुनिश्चित करे, ये मंडल कमीशन कहता है। मंडल कमीशन ने कभी भी सिर्फ 27% की बात की और इस बात को हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है। तमाम लोग, तमाम संगठनों के भी लोग, जब मैं उनको देखता हूं बहुत बात करते हुए, बोलते हुए, तो यही कहते हैं कि मंडल कमीशन ने कहा था कि 27% दे दो। मंडल कमीशन ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें 27% ही दो। मंडल कमीशन ने जो वहां पर उदाहरण दिया है, जो वक्तव्य अपना रखा है, उसको समझने की जरूरत है। वो वक्तव्य कह क्या रहा है। उसके बाद मंडल कमीशन जब लागू होता है 91 में, तो आप पहली सिफारिश 27% नौकरियों में जब लागू करने की घोषणा करते हैं बीपी सिंह साहब, उस समय तमाम बवाल होता है जिसको आप लोग जानते हैं। आगजनी होती है, देश में तोड़फोड़ होती है। और यही नहीं, जहां पर वो हमारे लोगों के साथ में अत्याचार करने में सक्षम होते हैं, वहां वो हमारे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। और जहां पर वो हमारे लोगों के साथ अत्याचार करने में सक्षम नहीं होते हैं, वहां पर वो हमारे लोगों के साथ नहीं, जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं। भैंसों को दौड़ा के पीटा जाता है, बैलों को दौड़ा के पीटा जाता है सड़कों पर। क्यों? क्योंकि हम लोग पशुपालक लोग हैं, खेती किसानी जानवरों से बंधे हुए हैं, तो प्रतीकों के रूप में उन्हें दौड़ाया जाता है। इसका ताजा उदाहरण अभी राजस्थान में, कौन सी वो विधानसभा थी, राजगढ़ थी, कौन थी, राजस्थान के में एक विधानसभा में एक पंडित जी चुनाव लड़ रहे थे, जाट समाज का उम्मीदवार था, तो जाट समाज का प्रत्याशी हार गया। तो वहां पर जब पंडित जी जीतते हैं तो जीत का जश्न गधे को पीट पीट के दौड़ा के मनाया जाता है। हालांकि जाटों का गधे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। और यही नहीं, बीपी सिंह को भी तमाम गालियां दी गई कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये तमाम चीजें इस बात को साबित करती हैं कि उनकी कुंठा, उनकी मानसिकता हमारे प्रति क्या रही थी और क्या है आज भी। तो इसलिए आज का वक्त है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ अपने अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई को हम मजबूत करें। और ये लड़ाई संभव तभी है जब हम संगठित होकर के लड़ें, अपनी शक्ति को पहचानें। फ्रांस की ये कहानी है, बानर राज बोध कथा है।
उसमें होता क्या है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग, बहुत बूढ़ा होता है, जिसपे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, वो कुछ कर नहीं सकता, और शहर के बाहर उसका मकान होता है, अकेला रह रहा होता है। वो क्या करता है कि उसने तमाम बंदरों को कैद करके रखा हुआ है, उन पे कंट्रोल है उसका। तो सुबह सुबह उनमें से जो बड़ा बंदर होता है उसको उनका मुखिया बनाता है और उनको आदेश देता है कि जाओ इतने फल तोड़ के लाओ। बंदर सारे जाते हैं, फल तोड़ के लेके आते हैं। अगर फल कम रह जाते हैं तो उन बंदरों को मारता है, और उसकी मर्जी होती है, 2 4 10 फल जो देने होते हैं वो बंदरों में फेंक देता है, बाकी सारे रख लेता है। तो एक दिन उनमें से जो छोटा बंदर होता है, बच्चा, और बच्चे तो शैतान होते ही है, तो वो पूछता है कि ये बताओ कि क्या ये सारे बागान, ये सारे पेड़, ये सारी झाड़ियां क्या इस बूढ़े व्यक्ति ने लगाई हैं? क्या हम इसकी मर्जी के बगैर फल तोड़ नहीं सकते? क्या हम इसकी मर्जी के बगैर फल खा नहीं सकते? तो बूढ़ा बंदर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये झाड़ियां इसकी नहीं है, ये बाग इसके नहीं है, ये पहाड़ भी इसके नहीं है, ये पेड़ भी इसके नहीं है, इसकी मर्जी के बगैर हम फल तोड़ भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। फिर वो कहता है, तो फिर आखिर हम इसका अत्याचार क्यों सहन करते हैं? आखिर हम इसकी गुलामी क्यों करते हैं? हम क्यों इसका आदेश मानते हैं? फल तोड़कर हम लाते हैं और देते हैं इसको, इसकी मर्जी होती है तो 2 4 हमें दे देता है, नहीं तो बदले में मारता और है। तो उनके दिमाग की बत्ती सबकी जल जाती है जब वो मंथन करते हैं। तो क्या होता है कि सारे बंदर मिलके उस बूढ़े को उसके घर में कैद कर देते हैं, झोपड़ी उसकी तोड़ देते हैं और सारे फल लेकर के भाग जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। अब इसमें वो बूढ़ा जो व्यक्ति है वो कौन है? वही लोग जो हम पे शासन कर रहे हैं। मैं बूढ़े व्यक्ति से उनकी पहचान इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं, अगर हम लोग संगठित हो जाए तो उनकी आवाज हमारे सामने नहीं निकलेगी। और वो बंदर सेना तो हम ही। पूरा जो ओबीसी SC ST समाज है वो उस कहानी का बंदर सेना है, और जो बुजुर्ग जो शासन कर रहा है वही ब्राह्मणवादी सामंतवादी व्यवस्था की पहचान है, जिसके हम गुलाम हैं, जिससे हम डरते हैं। तो डर को निकाल करके संगठित होकर के हमें अपने अंदर सवाल पैदा करने होंगे, उनके जवाब खोजने होंगे और संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। इस कार्यक्रम को, ये हमारी तीसरी यात्रा है, 25 अगस्त 2022 से हम चला रहे हैं। इस दरमियान बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हमने जगह जगह इसी तरीके से आप लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास किया, अपनी बात रखी। हमारा उद्देश्य है देश के अंदर जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उस अनुसार भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, व्यवसाय हो, ब्यूरोक्रेसी हो, संपत्ति हो, जमीनें हो या सत्ता हो। 1991 में एक आंकड़ा जो मंडल कमीशन ने दिया था, उसके अनुसार ओबीसी के पास मात्र 4% जमीनें थी, SC ST के पास दोनों को मिलाकर के मात्र 2% जमीनें थी। 90% की आबादी के पास में 6% जमीनें थी और 10% की आबादी के पास में 94% जमीनें। वैसे ईमानदारी की अगर बात करें तो होना तो ये चाहिए कि 90% संख्या के पास में 90% हिस्सा होना चाहिए, और जो 10% है उनके पास 10% होना चाहिए। न्यायिक बंटवारा तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोग निकलते हैं तो कुछ लोग जो विरोधी लोग हैं, हमारे अपने ही बीच के लोग, क्योंकि दुश्मन की हिम्मत नहीं है डायरेक्ट अटैक करने की, कहते हैं कि तुम लोग जातवाद फैला रहे हो, तुम लोग देशद्रोही हो। एक जगह तो हमें आतंकवादी तक बोल दिया। तो पहले तो मैं कुछ देर के लिए थम गया। अपने ही समाज का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तो
मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, फिर मुझे अचानक से याद आया कि ये तो सब जो है एंटीना वाली मीडिया का कमाल है, तो हमारी हंसी निकल गई, तो हम आगे बढ़ गए। तो मीडिया जो है बहुत जहर घोल रही है, उन्हीं की है। अब ये सोचिए कि हम और हमारे जैसे तमाम लोग और आप लोग भी, सब लोग प्रयास करते हैं समाज को जगाने का, बहुत मेहनत करते हैं, घर परिवार छोड़ते हैं, संसाधन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके दो नारद घर में ही बैठे रहते हैं। हर किसी की गांव में तो खैर एक ही नारद होता है, लेकिन शहरों में उनके दो दो नारद होते हैं, एक टीवी और दूसरा अखबार। जो बातें हम करते हैं, जो प्रयास हम करते हैं समाज को समझाने का, वो सब धूमिल कर देती है शाम की न्यूज और सुबह का अखबार, सब पे पानी फेर देता है। टीवी पर जब आप डिबेट देखेंगे, पंचायत हमारे घर की होती है, पर पंच जो है दूसरे गांव के होते हैं। टाइटल उनके देखिए, ओबीसी और एससी एसटी के मुद्दों पर डिबेट चलती है, चुनाव के समय में केवल चलती है, बाकी समय नहीं चलती है। उस डिबेट में बैठने वाले लोगों के सरनेम क्या होते हैं? तिवारी, दुबे, उपाध्याय, मिश्रा, पाठक, चौबे, चतुर्वेदी, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी। उस डिबेट में किसी का सरनेम ये क्यों नहीं होता है यादव, जाटव, पासी, तेली, नाई, दानव, ये क्यों नहीं होता है? भाई जब पंचायत हमारी हो रही है, हमारे मुद्दों पे जब बात हो रही है, तो वहां एंकर और डिबेट करने वाले प्रवक्ता या विशेषज्ञ जो विश्लेषण देते हैं, वो हमारे सरनेम वाले क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां माइंड सेट किया जाता है बैठ के पूरे देश का, और जब तक हम उनको देखते रहेंगे, उन पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक हमारा जो है मिशन आगे बढ़ने वाला नहीं। हमें इन्हें बंद करना पड़ेगा। इनकी टीवी में न्यूज देखने से अच्छा है कि आप कोई टाइम पास चीज उसमें देख लो, अगर आपको मनोरंजन करना है, पर न्यूज इनकी मत देखो टीवी पर। न्यूज देखना है तो हमारे तमाम बहुजन समाज के तमाम साथी हैं, बहुजन मीडिया चलाते हैं, आप जानते होंगे, नेशनल दस्तक है, नेशनल जनमत है, बहुजन चौपाल है, दलित दस्तक है, तमाम नाम है, मतलब गिनती नहीं है, सैकड़ों। द मूक नायक है, द शुद्रा है, तमाम चैनल है। आप वहां देखेंगे तो आपकी बात होगी वहां पर, और उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा। जब आप उनको देखेंगे तो उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, हमारा बंदा मजबूत भी होगा, और हमारी बात भी हम तक पहुंच जाएगी कि हम क्या चाहते हैं, हमारे प्रति क्या चल रहा है देश में। तो क्यों ना हम वहां देखें, उसके लिए टीवी की जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही काम चल जाएगा। तो साहब, समय में ज्यादा न लेते हुए मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका क्या मत है इस पे कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिसकी जो संख्या है उसके अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो जाति जनगणना सरकारें ऐसे तो कराने वाली है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे ही देश की सत्ता का ट्रांसफर हुआ, लोग कहते हैं कि आजाद हुआ, जैसे ही देश आजाद हुआ या देश की सत्ता का ट्रांसफर हुआ, मैं कहता हूं कि सत्ता ट्रांसफर हुई, मैं आजाद हुआ नहीं मानता हूं। आजाद देश तब होगा जब हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, उससे पहले देश आजाद नहीं है। हम आज भी गुलामी है, हमारे ऊपर हुक्म कोई और चला रहा है, जबकि हुकूमत हमारी होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो हमें देश के शासक हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हम जय भीम का नारा तो लगाते हैं, हम जय मंडल का भी नारा लगाते हैं, जय जगदेव भी बोलते हैं, जय पेरियार भी बोलते हैं, मतलब सबका नारा लगाते हैं जो भी बहुजन महानायक थे। लेकिन उन्होंने जो कहा था उस बात पर अमल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं कर, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या कम होने की वजह से
वो एक आंदोलन खड़ा करने के लिए उस लेवल पर न तो भीड़ जुटा पाते हैं, न संसाधन जुटा पाते हैं, जिसके चलते हम या हमारा मिशन या हमारे बहुजन महापुरुषों का जो मिशन, उनकी जो परंपरा थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक बार फिर जो है दोबारा से एक बार, भले ही हम पढ़ चुके, फिर एक बार पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, पेरियार को पढ़ें, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ें, रामसूर वर्मा को पढ़ें, महाराज सिंह भारती को पढ़ें, ललन सिंह यादव को पढ़ें, महात्मा फुले को पढ़ें, अंकाली को पढ़ें, बिरसा मुंडा को पढ़ें, अब्दुल कयूम अंसारी को पढ़ें, उन तमाम महापुरुषों को पढ़ें जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है। और एक पेज को पढ़ करके कम से कम 5 मिनट उसमें जो लिखा है उस पर विचार करें और खुद से सवाल करें कि आखिर ये जो हमने पढ़ा है, जो किस्सा, जो कहानी वहां दर्ज है, वो हमसे कहना क्या चाह रही है। पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, और जब आप उस पर विचार करेंगे आप समझ जाएंगे कि महापुरुषों का इशारा कहाँ था, उन्होंने हमें क्या करने के लिए बोला था, हम कर क्या रहे, तो उसकी जरूरत है। तो अब जो है सरकारें तो हमको जाति जनगणना ऐसे करके देने वाली है नहीं, क्योंकि सत्ता का ट्रांसफर होते हुए सरकारों ने ही जाति जनगणना को रोका। जैसे ही पहली सरकार यानी कि देश आजाद हुआ, सत्ता ट्रांसफर हुई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो पहली कलम उनकी इसी बात पे चली थी कि भैया देश में जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। तब से देश की हुकूमत या देश की सत्ता की चाबी उन्हीं लोगों के हाथ में रही है, और उन लोगों ने कभी भी जाति जनगणना के पक्ष में खड़े होना मुनासिब नहीं समझा है। जब एक बार एच डी देवगौड़ा साहब जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने ये कहा था कि देश में जाति जनगणना होगी, लेकिन उनको हटा दिया गया। और उनके हटते ही जैसे ही दूसरे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहली कलम फिर चलाई कि साफ देश में जाति जनगणना नहीं होगी, और दूसरी कलम चलाई जो पुरानी पेंशन है ये नहीं मिलेगी। अपन आजीवन पेंशन लेते हुए निकले और हमारे लोगों की पेंशन खत्म कर दी है ना। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जाति जनगणना हो, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी बेईमानी की है, कितनी हकमारी की है। इनका चेहरा, इनके चेहरे पर जो इन्होंने छुपा रखा है कली लगा करके, उसको पोत रखा है, वो नकाब हट जाएगा और सच सामने आ जाएगा। और जब सच सामने आ जाएगा तो ये जो हकबंचे समाज है, जो सदियों से गुमराह है, जिसको मानो साहब सोया हुआ हाथी कहते थे, ये सोया हुआ हाथी जाग जाएगा, और जब ये जागेगा तो हाथी की शक्ति का अंदाजा दुश्मन को अच्छे से है कि ये क्या कर सकता है। तो इसलिए वो नहीं कराना चाहते हैं, हमें लड़ना पड़ेगा। जाति जनगणना को लेकर के हम लोग, ये कार्यक्रम 17 फरवरी को समाप्त होगा। 17 फरवरी को हम लोग लखनऊ में स्थायी धरने की शुरुआत करेंगे। हमारी तरफ से वो स्थायी धरना होगा, लेकिन आंदोलन में उसे आपको बदलना है, क्योंकि धरने की शुरुआत हम कर सकते हैं 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग मिलकर के, अकेले भी हो सकती है। पर आंदोलन तब बनेगा जब पूरा समाज वहां पर जाकर के खड़ा होगा। और आपको 17 फरवरी को जब वहां पहुंचना है तो अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने दिल में सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हमें किसी व्यक्ति का समर्थन करने के लिए नहीं जाना है, किसी संगठन का समर्थन करने के लिए नहीं जाना है। हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने के लिए वहां जाना है, क्योंकि जब आप अपने अधिकार हासिल करने की लड़ाई को मजबूत करने के लिए वहां पहुंचेंगे तो वहां कोई भी झंडा हो, कोई भी व्यक्ति हो या ना हो, आप वहां मजबूती से डटे रहेंगे। अगर आप वहां व्यक्ति विशेष के समर्थन में जाएंगे, मेरे समर्थन में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कल को या 17 फरवरी को या उससे पहले या उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया
या मुझे खरीद लिया गया, जो होता आया है, मैं बहुत स्पष्ट चीजों को बोल के जा रहा हूं, या मुझे डरा दिया गया कि ये कह दो कि अभी आंदोलन नहीं होगा, रद्द किया जा रहा है, अब 6 महीने बाद होगा। अगर आप हमारे समर्थन में जाएंगे तो आप बहक जाएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये दृढ़ निश्चय करके जाएंगे कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं, फिर चाहे हमें जेल में वो डाले, चाहे वो गोली मार दे, चाहे वो हमें डरा ले, चाहे हमारा बयान आ जाए कि आंदोलन 17 फरवरी को नहीं है, 6 महीने बाद है, तब भी आप वहां से हटोगे नहीं, और बल्कि हमसे सवाल पूछोगे कि जब 17 फरवरी को नहीं था तो हमसे क्यों कहा कि 17 फरवरी को आना है। इसलिए हमारा समर्थन करने कतई नहीं आना है, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए आना है, अपने संसाधनों से आना है, बस से, ट्रेन से, बाइक से, साइकिल से, पैदल या भाड़े पर वाहन करके, ये व्यवस्था आपको ही करनी है। और 17 फरवरी से जो लोग वहां रुकना चाहेंगे, आंदोलन स्थायी चलेगा, लंबा चलेगा, उनके रुकने और खाने की व्यवस्था समाज के सहयोग से वहां हम अपनी जिम्मेदारी पर, रुकने ही नहीं, रुकने खाने की नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था भी हम अपने जिम्मेदारी पर करेंगे। लेकिन आपको मन में यह बिठा के जाना है कि हम अधिकारों की लड़ाई के लिए जा रहे हैं, आनूप सिंह विद्रोही का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आदमी बिक जाता है, आदमी मर जाता है, आदमी डर जाता है, लेकिन विचार न कभी बिकता है, न मरता है, न डरता है। इसलिए विचार का समर्थन करने जाना है, व्यक्ति का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने धैर्यपूर्ण सुना, इतना समय दिया। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।